हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। आप लोगों को पता है दोस्तों, सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी अंगों का समूह। तो वह अंगों का समूह जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का कार्य करेगा, उत्सर्जन का कार्य करेगा, उसको आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। अभी एक्सक्रीशन होता क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही आप लोग एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन बोलते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे अभी आप लोग ये देख पा रहे हो कि ये जो लड़की है, तो इनकी बॉडी से कुछ स्वेट बाहर निकल रहा है, पसीना। तो पसीना क्या है? वो भी आपकी बॉडी का वेस्ट है जो आपकी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी था, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ ही है। तो आइए पूरा डिस्कशन हम लोग करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का। तो उत्सर्जन तंत्र हमारी बॉडी में अंगों का वह समूह है जो किसका कार्य करता है? एक्सक्रीशन का यानी उत्सर्जन का। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे दोस्तों, पक्षी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ये भी क्या है? वेस्ट ही तो है, अपशिष्ट पदार्थ ही तो है। जैसे ये डॉगी है, ये यूरिन कर रहा है ना, मूत्र बाहर निकाल रहा है, तो ये भी तो इसकी बॉडी का वेस्ट ही है। तो हमारी बॉडी में भी क्या निकलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। वरना अगर आपकी बॉडी में वेस्ट चीजें रहेगी तो वो किस काम की है? उनका कोई खराब प्रभाव भी हो सकता है, हम लोगों को डिजीज भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, हमको लगता है कि हमारी बॉडी में वेस्ट निकालने का कार्य केवल किडनी के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं जिनसे कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जो हमारे लिए सही नहीं है, उसको बाहर निकालना है, तो वो किसके माध्यम से निकलता है? लंग्स के माध्यम से। तो लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बात करें स्किन यानी त्वचा, क्या ये किसी प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इससे स्वेट निकलता है ना, पसीना निकलता है ना, तो जी हाँ सर, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बात करें लीवर यानी यकृत, तो देखो, जब मैं आप लोगों को ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, वहां पर यहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हमारी जो बॉडी होती है ना, जब हम लोग इसमें प्रोटीन चीज खाते हैं ना, प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है आप लोगों का? किससे मिलके बनता है सर? प्रोटीन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चीजों से मिलके बनता है। तो जो इसका वेस्ट बचता है, इसमें भी क्या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ये जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है ना, हमारी बॉडी में किस रूप में बाहर निकलता है? यूरिया के रूप में। लेकिन उस नाइट्रोजन वाले वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कौन करेगा? यूरिया का निर्माण कौन करेगा? तो ये करेगा लीवर। समझ में आ गई बात को? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किडनी। दोस्तों, आपको पता है किडनी से निर्माण होता है मूत्र का। तो इस मूत्र में आपका सारा कुछ वेस्ट है, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी था, जो भी सारी चीजें, जो सारा वेस्ट है ना, ये यूरिन के रूप में जो बाहर निकल रहा है, वो किससे बनता है? आपका किडनी से बनता है। तो हम लोगों को जो मेजर बात करनी है वो किडनी के बारे में बात करनी है। क्यों? क्योंकि मेन जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, आप मुझे खुद बताओ, आपकी बॉडी से कितना पसीना बाहर आता? नहीं। लेकिन यूरिन आप लोग कितनी बार जाते हो? तो मैक्सिमम जो हमारा अपशिष्ट होता है वो यूरिन यानी मूत्र के माध्यम से ही बाहर निकलता है। यानी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? किडनी यानी वृक्क हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं। आपको मैंने बताया था जब मैंने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो आप लोग, उसके साथ में भी तो अलग अलग प्रक्रिया होती होगी। प्रोटीन जो आप लोग खाते हो उसके साथ में भी तो अलग अलग प्रक्रिया होती होगी, उसका अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। फैट जो आप लोग खाते हो उसका भी अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। तो दोस्तों, जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, इसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट जो भी डाइजेशन हो गया, इसका जो भी चीज है, तो जो वेस्ट बचता है ना, वो क्या बनता है? बचता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आ गया दोस्तों? जब आप लोग प्रोटीन खाते हो, तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उससे जो वेस्ट बनता है वो हमारी बॉडी में कौन सा होगा? क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका जो वेस्ट होगा, इसमें भी तो नाइट्रोजन होगा। तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो वेस्ट बचेगा वो कौन सा बचेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बचेगा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बचेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैट यानी वसा की। तो जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, तो इसके तहत जो वेस्ट बचता है वो आप लोगों का किस रूप में बाहर निकलेगा? CO2 एंड H2O के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो ये वाला वेस्ट बनेगा।
तो इस CO2 को निकालने का कार्य कौन कर लेगा? ये तो आपके लंग्स कर लेंगे। H2O को निकालने का कार्य कौन करेगा? वाटर को निकालने का दोस्तों आप लोगों के किडनी के माध्यम से जो आपका यूरिन होता है ना, यूरिन के माध्यम से तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर निकलेगा। कुछ दोस्तों आपके स्किन के माध्यम से भी निकलता है। समझ में आ गई? बात आती है दोस्तों, ये नाइट्रोजन वाला वेस्ट है ना, ये सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि ये होता है पॉइजनस, यानी जहरीला। तो इसको बाहर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनको भी निकालना जरूरी है, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी निकालो। क्लियर है पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि चलो सर आपने बता दिया कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट बन रहा है, वो CO2 भी बन रहा है, H2O भी बन रहा है। पहले ये बात बताओ कि जो CO2 वेस्ट बन रहा है, अपशिष्ट बन रहा है, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा? पहले तो मुझे बताइए। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे कैसे बाहर निकलता है। दोस्तों कुछ आप लोगों का CO2 तो है ना, कुछ CO2 तो सीधे सीधे आप लोग जब सांस छोड़ते हो तो आप लोगों के बाहर निकलता है ना। तो आप लोग बोल सकते हो सांस जब छोड़ते हैं ना तो तब आप लोगों का बाहर निकलता है। दोस्तों कुछ CO2 क्या होता है, वाटर के साथ में जुड़ के क्या बना लेता है? H2CO3 बना लेता है। क्लियर है क्या? जिस दोस्तों H2CO3 आएगा ये ना, H2CO3। इस H2CO3 को आप लोग क्या बोलते हो? कोई बताएगा? देखो आप लोग जब वो जानते हो कि आप क्या बोलते हैं यार, सोडा वाटर आप लोगों ने पिया है, तो सोडा वाटर में भी तो क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाती है तो क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड बनता है ना। तो हमारी बॉडी में भी दोस्तों कुछ आप लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है, या है ना कार्बोनेट फॉर्म में, HCO3 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप लोगों का बाहर निकल सकता है। दोस्तों कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ CO2 आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों का जो ये यूरिया है, यूरिया के रूप में कुछ CO2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं H2O, यानी जो वाटर है ये बाहर कैसे निकलेगा? तो वाटर जो आप लोगों का बाहर निकलेगा दोस्तों मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है, यूरिन के माध्यम से। जो आपको पसीना आता है उसमें भी कुछ आप लोगों का पानी बाहर आ जाता है। दोस्तों जब आप लोग सांस छोड़ते हो तो इसमें भी तो कुछ क्या होती है? मॉइस्ट एयर होती है, वाटर वेपर होती है। तो इसके माध्यम से भी क्या हो जाएगा? कुछ आप लोगों का H2O बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे मेजर जो आप लोगों का वेस्ट है ना, वो ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है। इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये इतना जहरीला होता है कि यार अगर हमारी बॉडी में रहा ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एज ए पॉइजन का कार्य कर सकता है ये। तो दोस्तों कौन कौन से आप लोगों के ऐसे कंपाउंड है या किस किस रूप में नाइट्रोजन युक्त गंदगी बाहर निकल सकती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है ना वो अमोनिया के रूप में बाहर निकल सकता है। और बताओ अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के पास में मैं ऑप्शन बता रहा हूं वो किस किस रूप में बाहर निकल सकता है। अमोनिया के रूप में बाहर निकल सकता है दोस्तों, यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकल सकता है, और यूरिया के रूप में बाहर निकल सकता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए यार ह्यूमन बॉडी होती है ना सर, उसमें जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस रूप में बाहर निकलते हैं? तो देखिए हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस रूप में बाहर निकलते हैं? यूरिया के रूप में निकलता है। दोस्तों हमारे मूत्र में जैसे ये नाइट्रोजन युक्त जो गंदगी होती है ना वो मूत्र से बाहर निकलती है सारी। तो मेजरली जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है। और आपके मूत्र में जो अमोनिया होता है ना, इसी की वजह से क्या होती है? मूत्र में गंध आती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र में जो गंध आती है, स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? मूत्र में अमोनिया की प्रेजेंस की वजह से आती है। मैक्सिमम जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा? यूरिया के रूप में निकलेगा। दोस्तों इस बार आप लोगों के एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा भी गया था यूरिया का फॉर्मूला बताओ। तो दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। समझ में आ गई? दोस्तों ऐसे कौन से जीव है जो अपना नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया के रूप में निकालते हैं? तो जो मछलियां होती है ना, फिश, वो भाई मछली भी तो प्रोटीन खाती है, वो छोटी मछलियों को खाती है तो उनमें प्रोटीन नहीं होता क्या? तो इनकी बॉडी में भी नाइट्रोजन युक्त वेस्ट बनेगा। तो ये अपनी बॉडी से नाइट्रोजन युक्त वेस्ट अमोनिया के रूप में बाहर निकालती है। ठीक है, कौन? फिश, मछली।
यूरिक एसिड के रूप में कौन अपना वेस्ट बाहर निकालता है? बर्ड यानी पक्षी। क्लियर दोस्तों, जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीट जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं? यूरिक एसिड के रूप में यानी यूरिक अम्ल के रूप में अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं। चलिए ठीक है सर, समझ में आ गई। तो एक एक वेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। दोस्तों अमोनिया जो होता है ना, ये काफी टॉक्सिक होता है, काफी जहरीला होता है। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज्यादा जहरीला होता है? आप लोगों का आंसर क्या होगा? अमोनिया होगा। हाईली टॉक्सिक होता है ये। तो अगर आप लोग चाहते हो आपकी बॉडी से नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट है वो अमोनिया के रूप में बाहर निकले, तो इसके लिए कंडीशन चाहिए, आप में पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों मछली तो बहुत ज्यादा पानी में रहती है, तो क्या वो अपना नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अमोनिया के रूप में निकाल सकती है क्या? बिल्कुल निकाल सकती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि अमोनिया के रूप में रिमूवल हो, तो इसके लिए क्या चाहिए? लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जलीय जंतु होते हैं, वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वो ही अपना नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में निकाल सकते हो, क्योंकि यार उनके पास में पानी की कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे दोस्तों? जो फिशेज होती है ना, फिशेज मछली, वो निकाल पाएंगे। दोस्तों जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, देखो इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलते हो? कॉर्डेटा संघ के अंदर बाकी जितने भी संघ है, सॉरी कॉर्डेटा संघ के अलावा जितने भी संघ है ना, उसमें जो भी एनिमल्स आते हैं इसको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। या मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को और समझाऊं, दोस्तों जितने भी एनिमल्स होते हैं ना जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको आप लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी। और ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी। क्लियर है क्या? तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो सारे अमोनिया के रूप में ही अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। इसका एक अपवाद है इंसेक्ट यानी कीट। कीट भी इनवर्टिब्रेट है, लेकिन ये अपना वेस्ट किस रूप में बाहर निकालता है? यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालता है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर ऐसे एनिमल जो अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल को बोला जाता है अमोनोटैलिक। आप लोगों से दे देगा एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा अमोनोटैलिक का उदाहरण है? आप लोग क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो फिश होगी तो फिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों यूरिया। ऐसा नहीं है यूरिया कम टॉक्सिक है, यूरिया भी आपका क्या है? रुको, यूरिया भी क्या है? टॉक्सिक है, लेकिन अमोनिया से कम है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग चाहते हो आपकी बॉडी से जो वेस्ट हो वो किसके रूप में बाहर निकले? यूरिया के रूप में बाहर निकले, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास में पानी होता है ना, मानते हम पूरा पानी में नहीं रहते, बट पानी तो हम लोग पीते ही है ना, तो हमारे पास में मीडियम वाटर होता है, तो हम अपना वेस्ट यूरिया के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिए, जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो अपना वेस्ट यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। वो अपना नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। इनके यूरिन में आपको क्या मिलेगा? यूरिया मिलेगा। तो मैमल्स किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब सॉरी, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जिनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो कुल मिला के कुत्ता, बिल्ली, आप, मैं, हम सब क्या है? मैमल है। ठीक है दोस्तों, एम्फीबियन यानी जो उभयचर होते हैं, वो भी अपना जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो किस रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे एनिमल्स जो अपना नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। जो अमोनिया के रूप में बाहर निकाल रहे थे उन्हें आपने बोला था अमोनोटैलिक, और जो यूरिया के रूप में बाहर निकाल रहे हैं उन्हें आप लोग बोलेंगे यूरियोटैलिक। समझ गए बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं कि सर जो ये यूरिया है आपने बताया, ये सॉरी दोस्तों, इधर यूरिया का तो मैंने बता दिया, अब सॉरी यूरिक एसिड आएगा, इधर यूरिक एसिड आएगा ना, प्लीज इसको यूरिया नहीं, ये क्या होगा? यूरिक एसिड होगा, यानी यूरिक अम्ल होगा।
अब इस वाले नाइट्रोजनस वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये सबसे कम जहरीला होता है, सबसे अधिक तो होता है अमोनिया, उसके बाद में होता है यूरिया, और ये क्या होता है, सबसे कम जहरीला होता है। सॉरी। चले आगे, चलिए। तो ये सबसे कम आप लोगों का क्या होता है, जहरीला होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो आपकी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकले, तो इसके लिए पानी चाहिए नहीं, बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए। दे रिक्वायर्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल। जैसे पक्षी है, क्या पक्षी के पास में पानी बहुत ज्यादा रहता है क्या? उनको कितना डोलना पड़ता है तब जाके पानी मिलता है। तो वो अपना जो वेस्ट बाहर निकालेंगे वो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालेंगे, अमोनिया के रूप में नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप चाहते हो अमोनिया के रूप में बाहर निकले तो बहुत ज्यादा पानी इसके लिए चाहिए होगा। और दोस्तों ये जो वेस्ट बाहर निकलता है यूरिक एसिड के रूप में, ये थोड़ा सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि यार कबूतर गाड़ी पे बीट कर गया, तो ये जो अपना वेस्ट निकाल रहा है ना, वो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, क्योंकि इनमें पानी की तो कमी होती है। तो जो बाहर निकला वो एग्जैक्ट लिक्विड नहीं होके थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है ना, अर्धठोसी होता है। तो इसके एग्जाम्पल बताइए दोस्तों। जो इंसेक्ट हो गए, कीट हो गए, वो अपना वेस्ट यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। बर्ड्स का मैंने एग्जाम्पल बताया था दोस्तों। जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप, वो भी किसके रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। और दोस्तों जो एनिमल यूरिक एसिड के रूप में यानी यूरिक अम्ल के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं, उसको आप लोग बोलेंगे यूरिकोटैलिक। समझ में आ गया? जो यूरिया के रूप में बाहर निकालेंगे उन्हें बोलेंगे यूरियोटैलिक। जो अमोनिया के रूप में बाहर निकालेंगे उन्हें बोलेंगे अमोनोटैलिक। जो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालेंगे उनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पे आते हैं फिर से। कि यार हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन ऐसे हैं, मतलब बेसिकली तो हम बात करेंगे किडनी की। तो किडनी में यार ये वाली प्रक्रिया कैसे हो रही है, सब थोड़ा सा समझाइए कि कैसे वो यूरिया जो हमारा मैक्सिमम वेस्ट है नाइट्रोजन वाला, वो यूरिया के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। तो किडनी कैसे उस यूरिया को बाहर निकालती है, कैसे मूत्र बनता है, सारी की सारी प्रक्रिया अब आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, बात को समझिए। कुल मिला के हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखा दिए गए। दोस्तों हमारे पास में दो किडनी होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना, पीछे की साइड होती है, पीछे की साइड। तो दो किडनी हो गई। होगा क्या, प्लीज ध्यान से आप लोग समझिए। जब किडनी के पास में ब्लड आता है ना, जब किडनी के पास में ब्लड आता है ना, तो किडनी क्या करता है, इस ब्लड में जो भी गंदगी है, पहले तो आप लोग ये समझिए, पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे देखो, आपने क्या खाया, प्रोटीन खाया। प्रोटीन के खाने से आप लोगों को क्या मिलेगा, जब इसका डाइजेशन हो जाएगा, इसके डाइजेशन से आप लोगों को मिलेगा अमाइनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। जब इसका वेरियस और मेटाबॉलिज्म होगा, तो इस अमीनो अम्ल से आप लोगों को क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। लीवर में क्या होता है, आप लोगों के यकृत में, लीवर में क्या होता है, अमोनिया में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो क्या बनता है, NH2CO, NH2 बनता है, जिसे आप लोग बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं, जिसे आप लोग यूरिया बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप लोग बोलेंगे लीवर में होता है। ठीक है, अब प्लीज आप लोग बात को ध्यान से समझिए। जैसे ये आप लोगों का लीवर है, लीवर में क्या निर्माण हुआ, यूरिया का निर्माण हुआ। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि ब्लड हर अंग में जाता है। तो जब ब्लड इस लीवर के पास में जाएगा, किसके पास में जाएगा, लीवर के पास में जाएगा, तो दोस्तों इस ब्लड में यूरिया मिल जाएगा। यानी लीवर से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगी दोस्तों, यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब दोस्तों जब ये ब्लड घूम घाम के किडनी के पास में आएगा, तो किडनी क्या करेगा, इस ब्लड में से यूरिया को निकालेगा। ठीक है,
ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालेगा, ब्लड में और भी जो वेस्ट है उसको निकालेगा, तो यहां पर निकाल लिया। अभी जो गंदगी बनी, जो मूत्र बना, ये मूत्र ही तो है, एक्स्ट्रा पानी यूरिया वगैरह सब मिला के जो बचा इसके बाद वेस्ट, उसको यूरिन बोल रहे हो, मूत्र बोल रहे हो। अब ये मूत्र दोस्तों कहां पर आएगा, नीचे आएगा इन दो नली के माध्यम से, जिसे आप लोग बोलते हैं यूरेटर, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। ठीक है। अब ये दोस्तों जो मूत्र होगा वो नीचे आके स्टोर हो जाएगा इस वाले पार्ट में, जिसे आप लोग बोलते हैं ब्लैडर, और हिंदी में आप लोग बोलते हैं इसे मूत्राशय। समझ में आ गई, कोई परेशानी दोस्तों? इस मूत्राशय से जब मूत्र, अब देखो मूत्राशय में क्या होता है, आपका यूरिन स्टोर होता है। जब दोस्तों इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है तब आप लोगों को एहसास होता है यूरिनेशन का कि भाई अब चलो मूत्र करके आते हैं। ठीक है, तो मूत्र जो आपकी बॉडी से जो बाहर निकलता है, इस नली से निकलता है, इसे आप लोग बोलते हैं यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। समझ में आ गया? अगर हम लोग बात करें मेल बॉडी में, तो दोस्तों इस मेल बॉडी से ही क्या निकलता है, स्पर्म, शुक्राणु, सीमेन, वीर्य बाहर निकलता है, और इसी से क्या निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है। इतनी सी कहानी क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यूरेटर कितनी है, एक जोड़ी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, और एक क्या है, यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है। चलिए आगे चलिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं यार इस किडनी की। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस किडनी के बारे में, इसके बारे में कई क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलोगे। तो दोस्तों किडनी की स्टडी को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किडनी का जो स्पेशलिस्ट है या किडनी का जो डॉक्टर है उसको क्या बोलेंगे, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोल देंगे यार, सिंपल सी बात है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किडनी का शेप कैसा होता है। तो दोस्तों किडनी का शेप होता है बिल्कुल राजमा की जैसे। आपने राजमा खाएंगे, राजमा, तो देखो उसका जैसा ही शेप होता है किडनी का। ठीक है दोस्तों, इसका वेट यानी वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 170 ग्राम ईच, यानी हर एक किडनी का वजन कितना होता है, 170 ग्राम होता है। समझ में आ गई बात को? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर बच्चे की किडनी की बात करें तो इनका जो वेट होता है वो कितना होता है, 70 to 80 ग्राम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सर इसका फॉर्म, मतलब इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जब ब्लड आपकी किडनी के पास में आता है तो ब्लड में जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकाल लेता है, और इसी को हम लोग यूरिन बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर यूरिन यानी मूत्र का निर्माण होता है। इतनी सी चीजें क्लियर है, चले आगे। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। देखो देखो आपका दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, अगर दिख रहा है तो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और जिसमें आप लोगों का पेट है ना, पेट बैठा है ना, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। पेट हो गया, या आप लोगों का पेट के नीचे जो छोटी आंत वगैरह, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। दोस्तों इसके पीछे की तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार किडनी की लोकेशन बताओ, तो डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी ना इसके पीछे की साइड होती है, इसके इस साइड होती है। देखो थोड़ा सा, मतलब मैं हाथ को बहुत ऊपर रख रखा हूँ, थोड़ा नीचे होता है ना, बट क्योंकि आपको कैमरे में दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सर किडनी की लंबाई की बात करी जाए तो इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर इसकी दोस्तों मोटाई, थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की, डायमीटर की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। यानी मैंने आप लोगों को लंबाई बता दी, मैंने आप लोगों को चौड़ाई बता दी, और मैंने इसकी आपको थिकनेस बता दी। अब दोस्तों आप लोग वो डायग्राम देखो बड़े ध्यान से, आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, दिख रही है आपको? ठीक है, इस किडनी के पास में जब ब्लड जाता है, ब्लड जाता है, देखो ये लाल जो आप पाइप देख रहे हो, इससे क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। इस ब्लड में जो भी गंदगी होगी उसको क्या कर लिया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका डायमीटर क्या है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है।
हाँ मैं इसकी बात कर रहा था। देखो दोस्तों किडनी के पास में देखो ये क्या आया, ये लाल पाइप आया, ये किडनी क्या करेगी, इस पाइप के माध्यम से जो ब्लड है, इस ब्लड में जो भी गंदगी उसको निकाल लेगी और ब्लड को वापस भेज देगी, भाई तू जा, देखो नीले पाइप से ब्लड वापस चला जाएगा। बट जो वेस्ट बना उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो वेस्ट जो इस नली से बाहर आएगा, जिसको आप लोग बोल रहे हो यूरेटर। समझ में आ रहा है? फिर से आप लोग समझिए, जैसे किडनी है, किडनी में आप लोग को इस लाल नली के माध्यम से ब्लड गया, इस ब्लड में जो भी गंदगी थी वो किडनी ने निकाल ली। अब वो इस गंदगी, ये गंदगी तो बाहर इससे निकल जाएगी यूरेटर के माध्यम से, और जो ब्लड प्योरीफाई हुआ वो आप लोगों को इस नीले पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को छानना, उसमें जो गंदगी उसको अलग करना है यार। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है ना, इसके अंदर छोटे छोटे, देखो इसके अंदर छोटे 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 फिल्टर लगे होते हैं जो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। इसको आप एक को बोलते हैं आप लोग नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट का मतलब किडनी का जो फंक्शन हो, बेसिकली फंक्शन हो कहां पर रहा है, वो नेफ्रॉन में हो रहा है यार। अब दोस्तों नेफ्रॉन आपको देखने में छोटा छोटा लग रहा होगा, इस एक नेफ्रॉन को बड़ा करके देखेंगे कि नेफ्रॉन लगता कैसे है। आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों कई बार किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही होती है, तो किडनी को निकाल लेते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गुर्दे का सर्जिकल निष्कासन एक्स, ये आपने क्या करा, आपने सर्जरी करके किडनी को निकलवा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी। ठीक है, चले आगे। ठीक है सर, अब आगे बताओ। दोस्तों किडनी में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि देखो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, मेरुदंड, तो देखो ये पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड है। ठीक है, और दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, पसलियां है। टोटल 12 पेयर होते हैं, 12 इधर 12 इधर। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे कि ये तो आप लोगों की पसली आ गई, तो 12वीं जो पसली है ना, उसके थोड़ा नीचे की साइड मिलेगी आपको, है ना, पीछे। देखो जैसे आप समझो इसको, मान लो मैं ये बोल रहा हूँ ये 12वीं पसली मान लो, तो इसी के थोड़ा नीचे और पीछे की साइड मिलेगी आपको, है ना। तो 12वीं पसली बेसिकली नीचे की ओर होती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी मैंने आप लोग को बताया था ना, वहां पर मैंने आप लोग को बता दिया। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कि सर किडनी जो होती है इसका एग्जैक्ट कार्य बताओ। कुछ भी नहीं है, किडनी के पास में देखो, देखो किडनी के पास में दोस्तों ये लाल जो अंदर पाइप देख रहे हो ना, इससे ब्लड जाएगा। तो ये जो लाल पाइप जिससे ब्लड जा रहा है, इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी यानी रेनल धमनी। तो रेनल धमनी वह धमनी है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है किडनी में। अब अगर हम देख रहे हो तो लाल वाली नली अलग अलग भागों में विभाजित हो गई, अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, सब जगह फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना, तो दोस्तों ये मतलब जो चीज गंदगी रह गई वो इधर रह गई, और बाकी आप लोग का ये ब्लू पाइप से बाहर आ जाएगा। तो इस ब्लू पाइप को बोलते हैं रेनल वेन यानी रेनल शिरा। समझ में आ गया क्या? और जो वेस्ट बचा कहां पर बच गया, किडनी में बच गया, वृक्क में बच गया। अब ये वेस्ट क्या होता है, इस नली के नीचे से आता है, जिसे आप लोग बोलते हैं यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, प्लीज ध्यान से समझना, ये आपका लीवर है। लीवर के पास में ब्लड जिस नली से जाता है, उस नली का नाम क्या है सर? उस नली का नाम है हेपेटिक आर्टरी यानी हेपेटिक धमनी। और लीवर से जब ब्लड बाहर आता है, वो जिस नली से आता है उसे बोलते हैं हेपेटिक वेन यानी हेपेटिक शिरा। सेम चीज दोस्तों किडनी के साथ में भी है। किडनी में भी जिस नली से आप लोगों का आ रहा है ब्लड, देखो इस रेड वाली से आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी यानी रेनल धमनी। और जिस नली से बाहर जाता है इसे बोलते हैं रेनल वेन यानी रेनल शिरा। अगर आप लोगों से बोले यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी, तो यूरिया का निर्माण कहां पर हुआ, लीवर में हुआ। तो जब ब्लड इसके पास में आएगा उसमें यूरिया मिल जाएगा। यानी जब ब्लड बाहर जा रहा है ना इस नली से, तो इस वाले ब्लड में सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा, तो हेपेटिक वेन यानी हेपेटिक शिरा में यूरिया की मात्रा क्या होगी दोस्तों, मैक्सिमम होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए यूरिया की मात्रा सबसे कम कहां पर मिलेगी, तो दोस्तों जब ब्लड किडनी के पास में आया, किडनी ने क्या करा, आपके ब्लड में जो यूरिया था उसको निकाल लिया। तो अब ये जो किडनी से ब्लड बाहर जा रहा है रेनल वेन यानी रेनल शिरा के माध्यम से, तो इसमें क्या होगा, रेनल वेन यानी रेनल शिरा में, इसमें सर यूरिया की मात्रा क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ में आ गई बात को? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किसमें यूरिया की मात्रा मिनिमम होगी, तो रेनल वेन यानी रेनल शिरा में होगी। दोस्तों यूरिया बनता यकृत में है, ठीक है, लीवर में बन रहा है। तो लीवर से जब ये ट्यूब बाहर आ रही है जिसका नाम है हेपेटिक वेन हेपेटिक शिरा, इसमें क्या आ जाएगा, आप लोगों का यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। चलिए आ जाइए
दोस्तों इस किडनी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि जो जैसे इधर देखो, सिंपल सी बात है, ये किडनी है आपके, तो किडनी का जो ये आउटर वाला पार्ट ना, आउटर वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला पार्ट जो होता है ना, इसे आप लोग बोलते हैं मेडुला। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए किडनी का अंदर वाला भाग क्या है? मेडुला, और बाहर वाला भाग क्या है? कॉर्टेक्स। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग समझिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, रुको इसको छोड़ो, रुको, हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं। तो दोस्तों जो फिल्टर लगे होते हैं ना बहुत सारे, तो उसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कुछ मेडुला में, कुछ कॉर्टेक्स में, कुछ मेडुला में, कुछ कॉर्टेक्स में, कुछ मेडुला में। तो आप लोगों से यही पूछा जाता है नेफ्रॉन का कौन कौन सा भाग पाया जाता है कॉर्टेक्स में, कौन सा मेडुला में पाया जाता है। ये आप लोगों से बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? कोई परेशानी नहीं है? आगे चले, चलो। तो दोस्तों इसको काम करता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अरे यार इतना सही तो है, मैं भी क्या भैया, एक ही तो चैप्टर छोटा है यार पूरे बायोलॉजी में। अब देखो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो किडनी है ना, मैंने आपको बताया ना सर, इस किडनी में बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं। दोस्तों एक नेफ्रॉन को जब बड़ा करके देखोगे ना, ऐसा नजर आएगा। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये है नेफ्रॉन, देखो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो पार्ट आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो स्काई ब्लू कलर में है, देखो मैं इसको स्काई ब्लू कलर वाले उससे ही बनाता हूं मैं, देखो आराम से समझो, इससे ही समझाता हूं मैं ना ये वाला। तो ये है नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो इसके पास में ब्लड आया, नेफ्रॉन क्या करता है, इसमें से कुछ निकाल लेता है, कुछ निकाल लेता है, कुछ निकाल लेता है। तो जो गंदगी बची वो यहां पर आ जाता है। तो एक नेफ्रॉन से यहां पर आ गई, दूसरे से यहां पर आ गई, तीसरे से यहां पर आ गई, सबसे यहां पर आ गई। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता जाएगा, जो भी अलग अलग नेफ्रॉन से जो वेस्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, नेफ्रॉन का ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बॉल, ये देख रहे हो कटोरे जैसा, सॉरी कटोरा जैसा, कटोरे जैसा, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट। आप लोगों से यही पूछा जाता है बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट है, तो दोस्तों नेफ्रॉन का पार्ट है। लेकिन दोस्तों नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर तो तब करेगा ना जब आप लोग इसके वजह से ब्लड लेकर जाओगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जब इसके पास में ब्लड गया, ये ब्लड गया, तो अंदर ये छोटी छोटी नलियों में टूट गया। इसको बोलते हैं ब्लड की कैपिलरी यानी रक्त की केशिकाएं। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जाता है कि बोमेन कैप्सूल या फिर ना ये रक्त की केशिकाओं का जो गुच्छा है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इस गुच्छे का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है। तो इस गुच्छे में से क्या करेगा नेफ्रॉन, क्या निकालेगा? इसमें गुच्छे में जो गंदगी है, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालेगा। अब आप लोग देख रहे हो ये बोमेन कैप्सूल के बाद में नेफ्रॉन का कुछ पार्ट है जो ऐसे घुमा हुआ है, कॉन्वुलेटेड है, कुंडलित है। तो आप लोगों से बोला जाता है इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? तो दोस्तों ये बोमेन कैप्सूल के जस्ट पास में है, तो पास से याद रखेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबिल यानी समीप में है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बारे में दोस्तों ऐसा झूला जा रहा है, ये झूला नीचे जाके झूला ऊपर आ रहा है, झूले को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले यानी हेनले का लूप। समझ में आ गई बात को? अब दोस्तों वापस देखो घूम रहा है, ये जैसे इधर घुमा था वैसे भी घूम रहा, इधर भी घूम रहा, बट ये वाला डिस्टेंस पे है, बोमेन से काफी दूरी पर है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबिल या दूरस्थ कुंडलित नलिका। फिर यहां से जो वेस्ट बना वो आपके इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। फिर दूसरे नेफ्रॉन से जो आएगा वो इधर आ जाएगा, तीसरे से आएगा इधर, चौथे से इधर। फिर इसमें प्रॉपर्ली यूरिन का फ्लो होता रहेगा। तो आप लोगों से बोला जाता है यूरिन का संग्रहण कहां पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं संग्रहित नलिका। तो ये छोटा सा आप लोगों का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये किडनी है, इसके आउटर वाले पार्ट को आप लोग बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को बोल रहे हैं मेडुला। तो देखो नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में, कुछ मेडुला में, कुछ कॉर्टेक्स में, कुछ मेडुला में। तो कॉर्टेक्स में कौन कौन सा भाग है ध्यान रखेंगे, तो मैं लिख देता हूं कॉर्टेक्स यानी जो किडनी का जो बाहरी भाग है ना, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं नेफ्रॉन के? तो दोस्तों एक तो ये आप लोगों का आता है बोमेन कैप्सूल, और बताओ एक आता है पीसीटी, एक आता है डीसीटी। जबकि लूप ऑफ हेनले कहां पर आता है? मेडुला वाले पार्ट में आता है। ठीक है, ये चीज बस आप लोग ध्यान रखिएगा, मेडुला वाले पार्ट में कौन सा आता है आप लोगों का? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले आता है। ठीक है, आ जाओ, देखो देखो मैंने आपको बता दिया, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कौन कौन सा आ रहा है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में सर ये एक तो बोमेन कैप्सूल,
ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये ब्लड की नलिका है जो नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से ग्लोमेरुलस भी पूछे कहां पर होगा, तो यार वोमेन कैप्सूल के अंदर होगा। वोमेन कैप्सूल आपका कॉर्टेक्स में है, तो ग्लोमेरुलस भी इसमें होगा। समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ यूरिन कहां पर होता है। दोस्तों मूत्र यहां पर बना, यहां से मूत्र यूरेटर के माध्यम से ही नीचे आके संग्रहित हो जाएगा यहां पर, कहां पर, ब्लैडर में। तो मूत्राशय की जो आप लोगों की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, मेल की 800 ml होती है, फीमेल की 500 ml होती है। इतना यूरिन हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सर फिलिंग कब आती है यूरिनेशन की, जब दोस्तों 200 ml भर जाता ना, तब ये फिलिंग आ जाती है कि हाँ भाई अब जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मूत्र जब बाहर निकलता है वो किससे निकलता है, ब्लैडर में एक नली होती है ना जिसको आप लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। तो आप लोगों से लेंथ भी पूछी जाती है यूरेथ्रा की, मेल की 10 सेंटीमीटर, फीमेल की क्या हो गई 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आप लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र हो गया। इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में इजीली बना दोगे। हर एक चीज को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच।